और बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही आपको सीधा लिए चलते हैं वाराणसी की ओर, जहां अखिल भारतीय राजभाषा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजभाषा के प्रचार प्रसार से सीधे तौर पर जुड़े हैं। इस सम्मेलन में मीडिया, न्यायपालिका, हिंदी विद्वजनों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति से राजभाषा विभाग गर्व महसूस कर रहा है। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम इस 2 दिवसीय सम्मेलन को सफल बनाएं। मुझे आशा है कि राजभाषा विभाग के इस प्रयास से आप विद्वजनों की सराहना मिलेगी। इस आयोजन में अनेक सत्रों के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रकाशकों की भी भागीदारी हो रही है, जिन्होंने आज अपने स्टॉल लगाए हैं। मैं सभी प्रकाशकों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। माननीय मंचाधीन अतिथियों द्वारा आज यहाँ एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। मैं उन विद्वानों का भी अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित स्मारिका के लिए अपने लेख हमें उपलब्ध कराए हैं। अंत में आज और कल विभिन्न सत्रों में हिंदी के जो विद्वान अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे, उन सब विद्वानों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मानजनक है और सबके लिए प्रेरणादायक है। इस प्रकार के आयोजनों से राजभाषा हिंदी को बल मिलता है और शनह शनह राजभाषा हिंदी पुष्पित पल्लवित होती रही है। मैं एक बार पुनः मंचासीन विशिष्ट अतिथियों और आप सबका अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यदि कोई त्रुटि रह गई हो, क्योंकि ये एक अपने तरह का अनोखा आयोजन हुआ है, तो मुझे आशा है आप उसको क्षमा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजभाषा। समय के गुजर जाने के बाद ये पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सबको आयोजित करने का अवसर मिला है, और वो भी ऐसे स्थान पर। काशी का चुनाव भी माननीय गृह मंत्री जी ने किया, और जो काशी की हमारी सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और उससे बढ़कर आध्यात्मिक विरासत है, उसके कारण इस चुनाव को मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जहां राजभाषा को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये सम्मेलन उसमें एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अवसर होगा। और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम राजभाषा सहित इस देश की सभी ऐसी भाषाएं जिसमें संविधान में ऐसी अपेक्षा हमसे की गई है कि इन सब भाषाओं को लेकर के हम आगे बढ़ें, निश्चित रूप से हम कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम जानते हैं ये देश बहुत प्राचीन है। भी हरिवंश जी ने जिस तरह से बात को प्रारंभ किया था, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये प्राचीन देश अपनी व्यापारिक और सांस्कृतिक पहचान पूरी दुनिया में रखता था, और उसके कारण अलग अलग भाषाओं के संबंध भी बने थे। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हिंदी, जिसको राजभाषा के रूप में हमने चुना, और हमारे देश में बोले जाने वाली अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें एक बड़ी विशिष्टता है कि सभी को देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, और उस तथ्य से कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे देश और हमारा जो उस समय भारत का क्षेत्र रहा होगा, उस सब में सभी बोली जाने वाली भाषाओं में कोई ना कोई आंतरिक संबंध है। और इसी को लेकर के स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में जिस तरह से संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया गया, और स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रमाणिक सफलता भी मिली। जब इस देश को आज़ादी मिली, बहुत सारी चर्चा के बाद, वो विस्तार का विषय है, चर्चा के बाद जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को इस देश के संविधान में सभा ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय यह तय किया गया कि आज से इस देश की राजभाषा हिंदी होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक दायित्व भी वहां सौंपा गया था। ये कहा गया था कि चूंकि कामकाज प्रभावित ना हो, इसलिए संविधान के लागू होने के अगले 15 वर्षों तक हम कुछ काम अंग्रेजी में भी जो आवश्यक होंगे उनको करते रहेंगे। और उस दृष्टि से 26 जनवरी 1965 एक समय तय किया गया था कि उस समय तक हम राजभाषा और हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं, क्योंकि उसमें यह भी दायित्व संघ को दिया गया था कि राज्यों से राज्यों की संपर्क भाषा, संघ से राज्यों की संपर्क भाषा, और 14वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल 14 जो क्षेत्रीय हमारी भाषाएं थी, उन सबको लेकर के राजभाषा को आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे आपको जानकारी है
बहुत सारे आयोग बने, सारे विद्वान लोग हैं इसलिए विस्तार की बात नहीं है। आयोग बने, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 15 साल में जब उस परिणाम नहीं आ रहे थे तो तत्कालीन संघ सरकार ने राजभाषा अधिनियम बनाया, उसके बाद राजभाषा नियम बने। निरंतर ऐसे बहुत सारे काम हुए, लेकिन अपेक्षित सफलताएं और अपेक्षित परिणाम जो लक्ष्य तय थे उनके अनुरूप नहीं मिल रहे थे। और मैं इस बात में कहूंगा कि हम सब को एक इस तरह के प्रधानमंत्री, इस तरह के गृह मंत्री मिले, जैसे अभी 2014 के बाद का आपने हरिवंश जी ने जिक्र किया। वास्तव में अगर आप देखेंगे, इस पर भी शोध का विषय है कि 2014 के बाद जिस तरह से बहुत तेजी से हमारी क्षेत्रीय और हिंदी भाषा का विस्तार हुआ है, अगर आप देखेंगे उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवसर हो, कामकाज का ढंग हो, या आप अगर साधारण रूप में देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से प्रतिमाह मन की बात करते हैं, ऐसे उन्होंने पूरे देश के साथ एक व्यापक संवाद स्थापित किया, एक सार्थक संवाद, एक जीवंत संवाद जो उन्होंने स्थापित किया। उसका परिणाम ये रहा कि हम आज ये कह सकते हैं कि पिछले 7-8 वर्षों में न केवल हिंदी बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने वालों की संख्या बढ़ी है, हमने संसद में जैसे जिक्र किया 80% सांसद अब अपने भाषण हिंदी में देते हैं, और देश की अगर बात करें तो 70% से अधिक लोग हैं, 70% से अधिक लोग हैं जो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 90 करोड़ लोग कम से कम हमारे देश में, और 30 करोड़ लोग पूरी दुनिया के 150 देशों में ऐसे हैं जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं, हिंदी को समझते हैं और समय समय पर हिंदी का प्रयोग करते हैं। और यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज अगर आप बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने जो